जाने वाले कदमों के लिए 100 दिवसीय एजेंडे के शीघ्र क्रियान्वयन पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए रोड मैप 2 साल से अधिक की गहन तैयारी का परिणाम है। साथ ही कहा कि इसमें सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों, शिक्षाविदों, उद्योग संगठनों, नागरिक समाज संस्थाओं, वैज्ञानिक संगठनों के साथ व्यापार परामर्श और युवाओं के सुझावों को समाहित करते हुए सरकार का समग्र दृष्टिकोण भी शामिल है। आज हम बात करेंगे विकसित भारत को लेकर, विकसित देश को लेकर। तो चलिए अब आपको बताते हैं विकसित देश का मतलब क्या होता है, विकसित देश क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, क्यों आखिर प्रधानमंत्री मोदी हर रैली में विकसित भारत और विकसित देश का जिक्र जो है वो जरूर करते हैं, आमतौर पर करते हैं। दरअसल औद्योगिक देश उन देशों को कहा जाता है जिनका कुछ मानकों के अनुसार उच्च विकास दर है। ये मानक कौन है और कौन से देश औद्योगिक या विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, ये विवादास्पद विषय है। इस चर्चा में अक्सर आर्थिक मानकों को शामिल किया जाता है। ऐसे ही एक मानकों में प्रति व्यक्ति आय भी है। जिन देशों का प्रति व्यक्ति आय यानी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद ज्यादा है वो विकसित या औद्योगिक देशों में गिने जाते हैं। यानी जीडीपी, ये वर्ड, ये शब्द आपने हमेशा सरकार या फिर प्रधानमंत्री मोदी के से सुना होगा। आमतौर पर हर रैली में इस शब्द का जिक्र करते हैं और उसी दिशा में अभी सरकार भी काम कर रही है। दूसरा मानक औद्योगिकरण है। जिन देशों की अर्थव्यवस्था उद्योग धंधों पर निर्भर है वो औद्योगिक देश कहलाते हैं। अन्य मानकों में मानव विकास सूचकांक है जिसमें राष्ट्रीय आय के साथ जीवन प्रत्याशा और शिक्षा शामिल है। जो देश विकसित देश बनने की होड़ में है उन्हें विकासशील देश कहा जाता है। विकासशील देशों को तीसरी दुनिया के देश भी कहा जाता है। ये एक छोटी सी परिभाषा है विकसित भारत की, यानी विकसित देश की। हमारा देश भी उसी गति पे चलता है। अब जरा ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर विकसित भारत का अर्थ क्या होता है। विकसित भारत शब्द का मतलब विकसित भारत, यानी हमारा देश विकसित देश। तो इस शब्द का यह अर्थ है। 2023 में विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ लॉन्च किया गया था। यह 2023 में नारा दिया गया था। विकसित भारत का दृष्टिकोण एक समृद्ध भारत है 2047 तक, जब तक हमारे 100 वर्ष आजादी के पूरे हो जाएंगे। एक संकल्प रखा है सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र में बदलने का दृष्टिकोण। ये भी एक कहीं ना कहीं इसका एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण बिंदु है। सभी नागरिकों को उनकी क्षमता तक पहुंचाने का अवसर, ये भी इसमें शामिल है और ज्यादातर युवाओं पर फोकस है। ज्यादातर युवाओं को इसमें जो है वो कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। अधिक से अधिक युवाओं को इस अभियान से जोड़ना है। युवाओं को कैसे कनेक्ट करना है, युवाओं के लिए पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल भी खोले गए हैं। यह सरकार के दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व करता है। विकसित भारत का विषय क्या है? सशक्त भारतीय, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, नारी शक्ति, खेल, संस्कृति आदि ये चीजें इसमें हैं। संपन्न और टिकाऊ अर्थव्यवस्था, उद्योग, ऊर्जा, कृषि, बुनियादी ढांचा आदि, इसमें भी बहुत सारी चीजें और आती हैं। इसके साथ साथ नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विकास, स्टार्टअप आदि ये चीजें इसमें शामिल हैं। और क्या क्या इसका विषय है? सुशासन और सुरक्षा, ये तमाम चीजें हैं विकसित भारत के अंदर। विश्व में भारत, यानी पूरे विश्व में भारत एक अलग पहचान बनाए, ये चीजें इसमें शामिल की गई हैं। अब सीधे चलते हैं हमारे जो आज जो मेहमान हैं उनके पास, क्योंकि चर्चा शुरू करेंगे। आज बात भारत की में बात करेंगे विकसित भारत को लेकर, विकसित देश को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देवेंद्र प्रमुख जी हैं, बीजेपी नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कार्तिकेय सिंह जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और डॉक्टर अजय तिवारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर अजय जी आपके पास आना चाहूंगा। विकसित भारत का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हर जगह पर विकसित भारत का जो कहीं ना कहीं जिक्र है वो करते रहते हैं, लेकिन आम लोगों तक किस तरह से ये शब्द का, इसकी परिभाषा क्या है, कैसे इसका एक संकल्प सरकार द्वारा रखा गया है, वो जरा समझना चाहूंगा। शर्मा जी, डॉक्टर अजय, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं। और ये वाकई विकसित भारत का जो आपने आज का मुद्दा छेड़ा है, ये एन चुनाव के मौके पर ये विकसित भारत को आपने आवाज उठाने की कोशिश की है। ये बहुत ही अच्छा चर्चा का विषय है।
सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी का नारा रहा है। और इसी नारे को वो आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत से ऐसे विकास करने की कोशिश की है, जैसे कि रोड का विकास है, हॉस्पिटल्स है, एयरपोर्ट है, और बहुत से ऐसे जनताओं को सुविधा देने की कोशिश की है, जैसे कि उन्होंने 80 करोड़ जनता को अनाज फ्री देने की कोशिश की है। अभी वो उज्ज्वला गैस है, और बहुत सा ऐसा सुविधा और भी देना चाहते हैं, जैसे कि सोलर से 300 यूनिट बिजली फ्री करना चाहते हैं। उन्होंने किया है, लेकिन आज हमारी जीडीपी जरूर बढ़ी है, लेकिन इस देश को समझना होगा, आज बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, और मिडिल क्लास के वो लोग जो जीएसटी और इनकम टैक्स दे करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आज वो बहुत परेशान है। व्यापारी को सुविधा तो दी जा रही, पर व्यापारी के जीएसटी में अभी भी सही ढंग का सुधार नहीं किया जा रहा है। वो व्यापारी जो जीएसटी का बिल काटता है, बिल काटते ही उस व्यक्ति को जीएसटी पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन अगर जिस व्यक्ति को मटेरियल देता है वो पेमेंट नहीं करता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोदी सरकार को यह काम कर देना चाहिए कि जो पेमेंट नहीं देगा उसका बिजनेस बंद हो जाएगा? ये भी करने की जरूरत है, क्योंकि आज जीएसटी सरकार तुरंत ले लेती है। और तीसरी बात कि मोदी जी के 2014 के बाद से लेकर के अब तक भारत देश का विकास इतना तेजी से बढ़ा है, मोदी जी की लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ी है कि भारत देश में आज विदेश के लोग इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्वेस्ट करना भी चाह रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में और गुजरात में बहुत जगह इन्वेस्ट किया भी है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को अभी बहुत कुछ करना होगा, ताकि इस देश की बेरोजगारी खत्म हो सके। ठीक है, जो आर्थिक संकट है वो आर्थिक संकट दूर हो सके। भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में 2023 में लगभग 1,64,000 करोड़ रुपए का भी कर्जा है। ठीक है, उस कर्जे को भी देखना होगा। ठीक है, क्योंकि यह 3 गुना बढ़ चुका है। तो विकास के साथ साथ आपको इस देश की आर्थिक स्थिति और युवाओं की बेरोजगारी और माली हालत को भी, इस देश की जनता की माली हालत को भी बहुत ढंग से देखना होगा। जवाब लेता हूं देवेंद्र जी। जो राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर अजय जी, वो कहते हैं कि महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, बाकी अन्य चीजें इन्होंने गिनाई वो भी इस देश में अभी भी साथ साथ में है। इनका कहना है कि विकसित भारत तो होगा ही, देश तो विकसित होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ इन चीजों का भी ध्यान रखना है। अभी सरकार को बहुत कुछ करना है। आपने ये जो संकल्प लिया है विकसित भारत का, कैसे पूरा होगा ये? देखिए शीतल सर, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने विश्लेषण किया है, कुछ बात बिल्कुल निश्चित जो अच्छी बात है उसको स्वीकार होती है, ध्यान देने योग्य बात है, उसको सुनना भी जरूरी होता है। मुझे अच्छा लगा विश्लेषण के तौर पर उन्होंने भारत की जो स्थिति है उसको क्लियर किया है। बिल्कुल, कि आज दुनिया के किस पटल पर हम खड़े हैं, कहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस सोच के साथ, तथ्य के साथ इस चीज को बताने का काम किया पूरे भारत को। और कभी सत्यता के बाद जब तथ्य के साथ बात होती है तो उसको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं होती है, स्वयं में अपने आप में एक प्रमाण होता है। हाँ, चुनौती जरूर है, और चुनौती तो 2014 से थी। आज देश जो बदल रहा है, दुनिया के पटल पर जिस चीज की जिक्र होता है, जिस अर्थव्यवस्था की हम बात करते थे, इकोनॉमी की बात करते थे, 5वें नंबर पाए, तीसरे का प्रयास कर रहे हैं। जीडीपी का स्ट्रांग जितना अपना मामला देखा है, पहले इतनी स्थिति कभी बन नहीं पाई थी। ठीक है। दूसरा जो है युवाओं की जो बात आती है, वो रोजगार की बिल्कुल बहुत गहरी बात है, लेकिन रोजगार सर्जन का काम हमारी सरकार तथ्य के साथ कर रही है। दिन प्रतिदिन जिस तरह से जो नए नए आविष्कार, जिस तरह से कंपनी इधर से उधर, भारत के दुनिया के पटल पर बात करोगे तो भारत में आज सबसे ज्यादा जो है इकोनॉमी वो बढ़ी है, वो सिर्फ विदेशी मुद्रा और विदेशी जो फर्म है, कंपनियां हैं, आपके पास लौटूंगा क्योंकि समय थोड़ा कम है, ब्रेक का भी समय है। लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी मैं कार्तिकेय जी से जरूर लूंगा ब्रेक से पहले, उसके बाद फिर चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। कार्तिकेय जी, विकसित भारत का संकल्प सरकार का क्या लगता है, 2014 से पहले हमारा देश विकास नहीं कर रहा था? विकास नहीं दिखा हुआ 2014 में, देश को 2014 से पहले आजाद नहीं मानते थे, या मानते थे कि आजादी नहीं मानते थे, उन्हीं लोगों को ऐसे विकास नहीं दिखा। अभी राजनीतिक विश्लेषक ने विकास की बात करी, कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो देश में आरंभ से ही नेहरू जी के समय से ऐसी पॉलिसी लाने गई, ऐसी चीजें करी गई व्यवस्था के अंतर्गत की सुजुकी, होंडा, तमाम, अगर फोक्सवैगन, BMW, फेसबुक,
आपका गूगल, सबने अपनी इन्वेस्टमेंट करी रही है। इन्वेस्टमेंट चारों तरफ चल रही है। बात हमें समझने की है कि हमारी जो जनसंख्या 140 करोड़, हमारी बाइंग कैपेसिटी है और हम लेबर सस्ता उपलब्ध करा पा रहे हैं। कंपनी आई कि हम एक विकासशील देश है, हम विकसित नहीं हुए, वो तो आता रहेगा, लेकिन जो मूलभूत प्रश्न है कि आप क्या महंगाई को कंट्रोल में ला पाएंगे, क्या वो उस उपेक्ष में आप क्या रोजगार उपलब्ध करा पा रहे हैं, क्या किसानों को वो राहत मिल पा रही है, क्या महिलाओं को वो राहत मिल पा रही है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। विकसित भारत के संदर्भ में 2014 से लेकर अब तक क्या फर्क देखते हैं आप देश में, एक नागरिक होने के नाते? मैं अर्थव्यवस्था में रिवर्स के स्तर पे देखता हूँ कि आप एक जॉबलेस ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। देश में बिल्कुल सही बात माननी पड़ेगी, जनसंख्या है, बिल्कुल हमारी कहते हैं ग्रोथ आपको जीडीपी के टर्म में दिखेगी, और ये वही लोग हैं जो 2014 में जिनको जीडीपी दी गई थी, 2019 में आते थे उसको 3.5 पे ले आए थे। इस तरीके से नीचे लेकर के आ रहे थे जीडीपी। और अगर जहां पे भी, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर अर्थव्यवस्था आप समझते हैं अगर जनसंख्या है तो वहां पे बाइंग कैपेसिटी रहेगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा और आपको जीडीपी दिखेगी। लेकिन क्या वो जीडीपी हम जॉबलेस ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं? तो बिल्कुल हम जा रहे हैं। 45 साल की सर्वोच्च बेरोजगारी इनके समय, यानी कि जो जीडीपी प्रोडक्शन के टर्म में, यानी कि जो बाहर की कंपनियां भी लाके निवेश कर रही, उसके आधार पे हम अपने आप को देखते रहे कि हमारे जो जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन उस जीडीपी के आधार पे कि हमारे जीवन जीने की तौर तरीकों में इजाफा हो रहा है, क्या हमारे प्रति व्यक्ति आय में उस स्तर का इजाफा हो गया? तो जवाब नहीं मिलता है। लेकिन सरकार दावा कर रही है कि आने वाले समय में तीसरी बड़ी इकोनॉमी निकलकर हम सामने आएंगे, भारत। देखिए शीतल जी, आपसे पहले भी मैं चैनल पे रहा हूँ, तो मैंने एक बात बोली कि जिनके सपने छोटे होते हैं, हमेशा छोटे ही सपने दिखाते हैं आप। देश कहाँ से कहाँ तक लेकर के आए थे हम, उसके बाद ये तीसरे पे जाने की बात कर रहे हैं। ये आप बताइए कि अगर आप शीतल जी से पूछेंगे, शीतल जी आपको कौन सा एंकर बनना है, तो आप ये कभी नहीं कहोगे मुझे 5वें से तीसरे नंबर का एंकर बनना है, आप कहोगे मुझे पहले नंबर का एंकर बनना है। क्योंकि दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर के जो लोग हैं वो कितना काम कर रहे हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उनसे महंगाई का प्रभाव कितना है। आपके समय तो 5वें पे भी नहीं थे, हमारे समय भी तो सवाल है ना कार्तिकेय जी। नहीं, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। 260 रुपए, यानी कि आधा, मतलब मुझसे पॉइंट में आप देखेंगे तो आप तो कम से कम 5वें पर लाते। मैं बता रहा हूँ, तब जाके ये सवाल करते हैं आप मुझसे कि आप 5वें से तीसरे पे आना चाहते हैं या पहले पे आना चाहते हैं। कार्तिकेय जी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, क्योंकि ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद में चर्चा और जारी रखूंगा, क्योंकि आज जो चर्चा है, आज जो विषय है, वो विकसित भारत को लेकर है। और विकसित भारत किस तरह से सरकार इस सपने को आगे बढ़ा रही है, क्या यह सपना पूरा होगा या नहीं, इस पर सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रही। हैं तीनों मेहमान। कार्तिकेय जी, वापस लौटूंगा और जवाब भी आपसे चाहूंगा। देखिए, मैं उसमें आपको यही समझा रहा था कि जब आप बात कर रहे हैं विकसित भारत की, तो ये भारतीय जनता पार्टी से सपने दिखाने की जाती है। 2014 में 19 से सपना दिखाना, 19 में किस तरीके से सत्ता हासिल करी थी, सतपाल मलिक जी ने बता दिया था। 19 में हुआ कि 2022 तक का समय दे दिया, 22 से जो सिद्धार्थ को लगा कि यार ये तो 5-7 साल जल्दी गुजरते, सीधे 2047 से सपना दिखा दिया। 2047 में विश्व की अर्थव्यवस्था कहाँ पर होगी, हम कहाँ पर होंगे, क्या परेशानी, क्या दिक्कतें आएंगी, लेकिन एक तकूबा छोड़ के उस तरीके से छोड़ दिया गया। मैं आप आंकड़ों के आधार पर बात कर लेता हूँ। जब आप जब विकसित भारत की बात करते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं बोला था, विकसित भारत का मतलब है कि प्रत्येक हिंदुस्तानी का जो है अर्थव्यवस्था में योगदान होना चाहिए। प्रत्येक हिंदुस्तानी का अर्थव्यवस्था में तभी योगदान हो पाएगा जब प्रत्येक नागरिक को आप समान रूप से वो अवसर देंगे कि वो अपना रोजगार उपलब्ध करे, तो चाहे सरकारी रूप में जाकर सरकारी नौकरी कर ले या आपको प्राइवेट में उपलब्ध करा दे। किसान ने अपने किसान को एक एमएसपी मिल पाए, वो अपना जीवन यापन में सर्च किया पाए। 2004 में जो आप 2004 में 10 साल पहले भी, मेरे को भी 10 साल हो गए, 2004 में जो प्रति व्यक्ति आई थी इस देश में, वो लगभग $600 प्रति व्यक्ति आई थी एक साल। वो बढ़ के 2014 में हम सत्ता से बाहर हुए, तो वो आंकड़ा बहुत तकरीबन 15 से समय थोड़ा कम है। देवेंद्र जी, जवाब चाहूंगा बहुत जल्दी से। $1000 का उसमें अंतर हुआ था। आप अभी 2024 से 2014 से 24 से बता दीजिए कितना अंतर हुआ। देवेंद्र जी, क्या बीजेपी मात्र सपनों की सरकार है, ऐसा कांग्रेस कह रहे हैं? देखिए, कहना अच्छी बात है, विपक्ष का काम भी होता है, लेकिन हमारे साथी प्रत्यक्ष की बात करते हैं कि परिमाण और बदलाव में बताता हूं कि जिस तरह से सरकार ने कुछ बोला था या सपने दिखाए, वो पूरे हुए। 14 के बाद 19 में आए और 19 के बाद अब 24 में जो फाइनल करने जा रहे हैं कि देश जो है सब जानता है 370-35 से राम मंदिर, ये सब सपने ही थे लोगों के लिए। गलती कांग्रेस की नहीं है, उन्हें सपने जैसे लगते थे, लोगों को कहते थे कि ये सोचना भी जो है काल्पनिक होगा, और भगवान को भी काल्पनिक बताते रहे, लेकिन धीरे धीरे सब सत्य हुआ। और सत्य ही परिणाम है कि आज पूरी देश की जनता और पूरी दुनिया जानती है
कि मोदी जी की गारंटी है। देवेंद्र और वो जी, गारंटी आप सबके साथ मानते जहां हैं, बोलते आप हैं, मानते हैं कि महंगाई कोई बढ़ी है? आप मानते हैं रोजगार बढ़ा है? महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ी। अगर आप एक बार 14 से पहले चले जाएं हम्म। और आज 24 में महंगाई की बात करें तो उन वस्तुओं के रेट आज भी कम है जो रोजमर्रा हम्म। ये जनता के रसोई से लेकर और किसान के खाद्यान्न तक की बात कर रहा हूं। वो तो कई घंटे की डिबेट खत्म रसोई हो की जाएगी, बात तो सबके बिल्कुल साथ ताजा बोलूंगा बात एक है। चीज देवेंद्र कि जी, एक गैस तो सिलेंडर की है बात करें तो कि पिछले 2 नहीं दिन होने पहले गैस सिलेंडर के और दाम 10 फिर से वर्ष बढ़े हैं, चुनाव से पहले 1 मार्च को। क्वेश्चन दोहराइए, क्वेश्चन दोहराइए एक बार सीता जी। 1 मार्च को सिलेंडर जो है वो फिर से महंगा हुआ है। आप रसोई की बात कर रहे थे ना? देखिए और कहता हूं आपसे, आप हम्म। 2004 के दौर में जाओगे और हम्म। 2024 के दौर में आकर देखिए हम्म। कि एक सिलेंडर के लिए एक परिवार को अगर एक शादी होती थी तो उसकी कीमत आज जो नहीं है उससे ज्यादा ठीक है। 1400 रुपए ब्लैक में खरीद कर और हम्म। किसी नेता के लैपटॉप से सिलेंडर ले आज हम्म। हर जाता से। ठीक है। और ठीक है, डॉक्टर अजय जी, आपसे सवाल रहेगा। सरकार की जी बात करें जी, तो सिलेंडर डिलीवरी के तौर पर हर घर में पहुंचा दिया। ठीक है। ये- डॉक्टर अजय ये जी, बड़ी आपके पास उपलब्धि। आऊंगा फिर से। डॉक्टर अजय जी, राजनीति से उठकर अगर ऊपर उठकर अगर समझा जाए कि हमारा देश किस प्रगति पर है, किस पथ पर है, किस रास्ते पर है, किस दिशा में जाने वाला है, क्योंकि विकसित भारत का ये जो नारा दिया है, संकल्प लिया है 2047 तक, मैं यही समझना चाहूंगा कि आने वाले समय में क्या इसमें और भी चुनौतियां हो सकती हैं या फिर कैसे इसको पूरा किया जा सकता है। हालांकि आपने कुछ बातें पहले भी बताई, और अगर इसमें और कुछ चीजों को ऐड किया जाए, कैसे इस संकल्प जो है, ये सपना जो है, ये सरकार पूरा कर सकती है। शीतल जी, अभी देवेंद्र जी कह रहे थे कि महंगाई नहीं है। मैं इसका समर्थन इसलिए नहीं करता हूं कि 2014 के पहले की जो महंगाई थी, जो 30 रुपए दूध मिलता था, आज 80 रुपए दूध मिल रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप 10 साल में बहुत सी महंगाई बढ़ी है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। जो मैं कहना चाहता हूँ वो विकास जिस तौर से होना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए, एयरपोर्ट बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए, विकास होना चाहिए। लेकिन इस विकास में, ये विकास के स्तर को तभी अच्छा लगेगा जब जनता खुशहाल होगी, और जनता को खुशहाल करने के लिए बेरोजगारी हटानी होगी, महंगाई हटानी होगी। 2047 का जो संकल्प है नरेंद्र मोदी जी का, इसमें कोई दो राय नहीं। संकल्प लेकर के ही आदमी काम करता है, और संकल्प की वजह से ही जो भारतीय जनता पार्टी सन 1990 याद होगा, 10 साल बाद तक तो आने वाली पार्टी थी, आज पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 की पार्टी हो गई है। और वो कांग्रेस जिसने 35-40 साल इस देश पर राज्य किया हो, आज वह पार्टी जनता के दिलों को नहीं जीत पा रही है। मैं कार्तिकेय जी से भी कहना चाहूंगा कि आप भी टीवी पर जो ये बोल रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, अरे जनता के दिलों को जीतने के लिए आपको भी गैस सिलेंडर को हवा में उछाल कर नारे और आंदोलन करने की जरूरत है। कार्तिकेय जी सहमत है? ठीक है डॉक्टर अजय। कार्तिकेय जी, आप सहमत हैं? क्योंकि शीतल जी, डॉक्टर अजय जी की बात से सहमत है? जितनी जरूरत है उतना ही विपक्ष की जरूरत है। विपक्ष का मजबूत होना भी इस देश के लिए इतनी जरूरी चीजें हैं कि सरकार से क्वेश्चन करने के लिए विपक्ष ही खड़ा होगा। और विपक्ष आज कमजोर क्यों हो रहा है, उसका कारण है कि इनका ठीक है, वो अलग चर्चा का विषय है डॉक्टर अजय जी, कि विपक्ष कमजोर क्यों हो रहा है हमारा। जी, जनता को जीत पा जी, वो अलग ही विषय है अजय जी, वो भी हम उठाएंगे। लेकिन कार्तिकेय जी, क्या आप सहमत हैं डॉक्टर अजय जी की बातों से? देखिए, अजय जी का अच्छा है, चिंता कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की अच्छी बात है, इनका प्रश्न है और सम्मानित ये राजनीतिक विश्लेषक है, इनका सम्मान है पूरा। बस मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में रहती है तो इस टाइप की नौटंकी, सिलेंडर लेकर सर पे घूमना, हाई ये क्या हो गया 300 का सिलेंडर, इनके तमाम केंद्रीय मंत्री, मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहूंगा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है वो सड़कों पर भी संघर्ष करके जनता के मुद्दे उठाती है, और जहां पर भी हम सरकार ले रही है, हम अगर तेलंगाना में, हम अगर हिमाचल में, कर्नाटक में, तो वहां पे 500 रुपए का सिलेंडर देने की बात करें तो भैया सरकार का दायित्व है ना। अगर हमको टैक्स मिल रहा है तो जनता की सहूलियत के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम ये करते हैं 500 550 में देते हैं, उससे सब्सिडी लेते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाती है। तो जनता समझती है ना, दिलों की जीतने की बात है। जहां जहां हम चुनाव जीतते हैं वहां सीधी से बात है, जिनके दिल जीतते हैं, हम पे विश्वास करते हैं, तभी आकर के वोट देते हैं।
और भारतीय जनता पार्टी की वो हिम्मत नहीं होती, इसलिए चोरी से सरकार के पीछे लग जाते हैं। और एक शीतल जी एक बात मैं और करूँ, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नारों की पार्टी है, उसके अलावा कुछ नहीं करती। 2014 में मेक इन इंडिया लेकर के आए थे, आज कहा है उसे पता नहीं। फिर स्टार्टअप इंडिया लेकर आगे, स्टार्टअप इंडिया कहा है 72% स्टार्टअप कैपिटल एम्प्लॉय नहीं हो रहा है। फिर ये लेकर आत्मनिर्भर भारत, देवेंद्र जी 10 सेकंड है आपके पास, देवेंद्र जी 10 सेकंड है जी, लेकर के आगे। ठीक है देवेंद्र जी 10 सेकंड में। इस तरह से कांग्रेस के मित्र जब जवाब की बात आती है तो फिर वही आ जाते हैं, उनके वर्ड सुनकर जो है डिबेट में बैठकर शर्म आने लगती है कि गलियारा शुरू कर देते हैं। इस तरीके की बात नहीं, हम कहते सच के साथ आइए ना। हम आप महंगाई दर की चर्चा करिए, चर्चा करिए। माफी चाहूंगा क्योंकि समय नहीं है। सबके साथ आइए, कोई सबूत आपके पास है, महंगाई का सबूत है जी, मैंने सारे डेटा रख दिए, सबूत जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहूंगा क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है और अधिक समय आपको नहीं दे पाऊंगा। फिलहाल विकसित भारत की क्या परिभाषा है और इसको लेकर अलग अलग पार्टियों का, सरकार का क्या मत है, किस तरह से सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है, ये संकल्प को लेकर आगे क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है या अन्य चीजें हैं। जब लोग खुशहाल होंगे तो ही देश भी विकसित होगा, भारत विकसित होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बात भारत की में कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।